एवरीवन, आप लोगों का स्टूडेंट्स तिवारी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का आम्ल क्षारक तथा लवण, ठीक है, इसका इंग्लिश में हम लिख सकते हैं एसिड्स, बेसिस एंड salts। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षारक और साल्ट मतलब लवण बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में मतलब पहला वीडियो जो बनाया है, ठीक है, वो कि पहला चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं स्टडी करके क्लास 10 का। सो अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये लेक्चर नंबर 1 है, जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो लोग हमारा पहला चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, आप अच्छे से आपको नोट्स वहीं से बन जाएगा। और अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे दैनिक जीवन में यूज़फुल जो पदार्थ हैं, उसी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, आइए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले अम्ल, ठीक है, अम्ल, अम्ल मतलब एसिड्स, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, अच्छे से दिखाइए, दिख रहा है। एसिड, देखिए एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है बेटा। अम्ल जो होता है ना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। आपने नींबू कभी यूज़ किया है ना? आप कहेंगे वाह सर, मैं तो नींबू को रोज़ चखता हूँ ठीक है। तो नींबू जब आप काट कर, ठीक है, उसका रस अपने जीभ पर चखते हैं तो बेसिकली एकदम से आपको खट्टापन महसूस होता होगा, एकदम इस तरीके से, ठीक है, एकदम खट्टापन महसूस होगा। तो क्या वही खट्टापन एसिड है सर? हाँ, वही खट्टापन क्या है बेटा, वही खट्टापन ही एसिड कहलाता है। यानी हम लोग अगर इसका परिभाषा लिखें स्टूडेंट्स, तो क्या लिख सकते हैं कि एसिड, आइए कि एक बात और है, जो एसिड वर्ड है, एसिड शब्द है ना, वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टापन होना। मैंने अभी आपको जस्ट प्रूफ किया कि आपने कभी नींबू अपने जीभ पर चखा होगा। तो नींबू चखते ही आपकी, अब जब नींब अपने जीभ पर नींबू को चखते होंगे तो अचानक से एकदम खट्टापन आता होगा। और क्या वही खट्टापन, या वही खट्टापन स्टूडेंट्स क्या है, एसिड्स कहलाता है। तो आइए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एसिड शब्द, एसिड शब्द लैटिन, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है खट्टापन, खट्टा होना, जिसका अर्थ है खट्टा, ठीक है, जिसका अर्थ है, सिंपली मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, खट्टा होना, ठीक है, खट्टा होना, इसका अर्थ क्या है, खट्टा होना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में हम लोगों को क्षारक पढ़ना है। सो अभी हम आपको क्षारक नहीं पढ़ेंगे। आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, केवल एसिड को स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्षारक को ऐसे हम बता दो एक बार, तो अम्ल का ये तुरंत विपरीत है बेटा, ठीक है, अम्ल का ये विपरीत है। यानी एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ खट्टा होना है। तो हमारा जो क्षारक होता है ना, कभी सिंपली मैं आपको
जो दैनिक जीवन में आप यूज़ करते हैं इस पदार्थों को, उसी के बारे में। आपने कभी साबुन को यूज़ किया होगा तो कहेंगे यार सर रोज़ हम नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं ना रोज़। तो बचपन में स्टूडेंट्स कभी आपने ऐसा होगा, आपने क्या साबुन को जैसे आप बाल में लगाते हैं ना साबुन या मुंह में, तो हो सकता है कभी मुंह में चला जाता है। हमारे तो भाई गया था बचपन में बहुत बार। हाँ, तो जब छोटे थे तो चला जाता होगा, तो बहुत कड़वा एकदम लगता होगा ना। तो वही कड़वापन क्या है हमारा, वही कड़वापन हमारा क्या है, वही कड़वापन हमारा बेस से क्षारक है। ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स कि जैसे कि पहले ज़माना के लोग होते थे ना, पहले ज़माने में वह क्या करते थे, अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए सिंपली वह अपने हाथों पर कुछ भी चीज़ रख लेते थे। यानी जिस चीज़ में पता करना था कि अम्ल है या क्षारक है, उसको सिंपली अपने हाथ पर रख कर और जीभ पर रख लेते थे। ठीक है ना, ये बात कंप्लीट है। क्या करते थे पहले ज़माने के आदमी, पहले ज़माने में जैसे पुराने ज़माने के लोग सिंपली अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए अपने हाथों में उस पदार्थ को रख लेते थे और सिंपली अपने जीभ पर रख लेते थे। तो उससे पता हो जाता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप भी तो जीभ से पता लगाए है ना कि खट्टा है कि क्या है, क्षारक है। तो सिंपली वही करते थे पहले ज़माने के लोग। तो बेटा क्या होता था ना कि सारी कभी ऐसी भी चीज़ आ जाती कि जो साला जहर हो सकता है। जब आप सिंपली अपने जीभ पर रखकर क्या करते, पता लगाते इस चीज़ों का कि अम्ल है या क्षारक है, तो सिंपल बात है भाई कि आप लोगों को दिक्कत होती। तो साला कभी ऐसा भी चीज़ आ जाता जो जहर होती, जिससे मनुष्य की जान जाने की खतरा होता। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, उसके लिए एक लोगों को शहीद होना पड़ता भाई। अब मान लो कोई खतरनाक चीज़ आ जाए, कोई जहरीली चीज़ आ जाए, तो साला एक आदमी का जान चला जाएगा, शहीद हो जाएगा अम्ल और क्षार के चक्कर में। तो ये बात को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स एक चीज़ और लाया गया है जिसको कहते हैं सूचक। इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। सो इस लेक्चर में नहीं पढ़ना है, मैं सिंपली आपको बता दिया हूँ कि सूचक क्या जाता है, जिसको कहता था इंडिकेटर्स। ठीक है, तो वह इंग्लिश से पता चला, इंडिकेटर कहते हैं उसको, सूचक को। तो इंडिकेट मतलब वह इंडिकेट करता है कि अम्ल है या क्षार है। तो चलिए हम लोग अभी बेसिकली अम्ल को जानते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा होना। अब इसमें एक और पॉइंट बनता है कि ये जो होते हैं ना, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये हो गया, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और इसमें बेटा एक तीसरा नंबर आया, एक तीसरा नंबर है जिसको ये देखिए, ये नीले लिटमस पत्र को, ठीक है, ये ब्लू लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब ये नीला, ये लिटमस पत्र क्या होता है, ये लिटमस पेपर जो होता है ना स्टूडेंट्स, यही से हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेस है, तब हमको चखना नहीं पड़ता। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, यानी एक नीला लिटमस पेपर आता है, जब आप उस नीले लिटमस पेपर को आप एसिड में डुबोते हैं तो वह बेसिकली क्या हो जाता है, रेड कर देता है, वह एसिड लाल कर देता है नीले लिटमस पेपर को। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वह अम्ल है या क्षार है। अब देखिए चौथा पॉइंट इसी में है, एक ये जलीय विलयन यानी एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन में H+ आयन क्या करते हैं,
देते हैं यह जलीय विलयन, यानी अगर एसिड्स को हम क्या करें, जलीय विलयन में के साथ रिएक्ट कराएं या घोल दें उसमें, तो वह क्या करते हैं, वह सिंपली H+ आयन प्रदान करते हैं, यानी H+ आयन को मुक्त करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बात करें हम, कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के साथ अभी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। HCl हो गया हमारा, और देखिए H2SO4 को ले सकते हैं, ठीक है, H2SO4, एक है CH3COOH, एक है HNO3, और एक, चलो इतना बहुत है, ठीक है, ETC आदि और भी हैं। तो सिंपली हम लोगों को कुछ समझना है। यहाँ पर देखिए ये सब जो हमारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं, इनके साथ जब हम वो किसी एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो वो सिंपली H+ आयन दान देते हैं, यानी निर्मुक्त करते हैं। सो उससे भी हम लोग पता चल जाता है कि वह क्या है, अम्ल है। तो चलिए अब देखिए, सिंपली इसको हम नीचे करते थोड़ा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी में हम लोगों को छोटा छोटा चीज़ है, एक सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल है, ठीक है, सांद्र अम्ल, और इन्हीं हम आपको बता देते हैं कि तनु अम्ल। चलिए तनु अम्ल मैं आपको कंपैरिजन में ही बता देता हूँ, ठीक है, इन दोनों का। नहीं तो देखिए सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल यानी जिसमें अम्ल अधिक, ठीक है, जिसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है और जल अल्प मात्रा में घुलित होता है। स्टूडेंट्स, अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, जिसमें, ठीक है, हमने इसमें आपको बताया कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और क्या, जल अल्प मात्रा में पाया जाता है, क्या कहते हैं, उसे ही सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है, उसे ही सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें मैं आपको दोनों के विपरीत बता रहा हूँ, मतलब एक दोनों के समान बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद होगा। सांद्र अम्ल कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स, वे अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें क्या होगा, जिसमें अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे ही तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा जो जल है वो है अल्प मात्रा में यानी कम पाया जाता है, और तनु अम्ल जिसमें अम्ल का मात्रा जो होता है वह कम होता है जल की अपेक्षा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली उसे हम क्या कह सकते हैं कि वह तनु है और वह क्या है, सांद्र है। तो इतना चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब चलिए, अब एक बात और है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है, एसिड के प्रकार। चलो यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है।
टाइप्स ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार, ठीक है, अम्लों के प्रकार। स्टूडेंट्स सिंपली आप लोगों को पता है कि जिसको पता है ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो सिंपली आज से जान जाएंगे। अम्ल जो होता है वह कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। फर्स्ट है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता रहेगा, ठीक है। हाँ दिख रहा है, या देखिए प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स वे अम्ल ना जो जल में, अभी हमने बताया यहाँ पे आप लोगों को कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में परंतु जल क्या होता है, कम पाया जाता है, सांद्र। सो तनु क्या है, तनु में अम्ल अधिक और जल क्या, अल्प। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो होते हैं अम्ल जो होते हैं वह जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें वियोजित हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। तो आइए यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं, वे अम्ल जो दिख रहा है पे, जो जल में पूर्णतः आयनित या दिख रहा है ना भाई यहाँ पे, हाँ वियोजित हो। अब नीचे आ गए ना कॉपी की, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही, वियोजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे ही हम लोग कहते हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको भी मैं हाईलाइट कर दूँ 1 मिनट, जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं स्टूडेंट्स या वियोजित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल कहते हैं। आइए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो एग्जाम्पल तो अब लोग अभी यहाँ पे मैं आपको स्टैंड को थोड़ा सा अच्छी जगह लगा दूँ, जिससे ये स्पष्ट रूप से दिखे। ये दिख रहा है ना ये, हाँ बोलो दिख रहा है ये, हाँ अब दिख रहा है। अच्छा चलो अब यहाँ पे इसके हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसके अगर एग्जाम्पल पर बात करें तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सिंपली वही जो यहाँ पर हम लोग अम्ल में लिए थे, लिख सकते हैं HCl H2SO4, ठीक है, HNO3 और आदि ले सकते हैं, जो कि जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। दूसरा है हम लोग स्ट्रॉन्ग पढ़े,
अब दूसरा क्या है, दुर्बल, दुर्बल अम्ल, इसको हम लोग कहेंगे वीक एसिड, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है बेटा, दुर्बल अम्ल ना वो होते हैं, इसी के कंपेरिजन में आप लोग जानिए कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, तो उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एकदम उल्टा विपरीत होगा उसका, तो वे अम्ल जो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया क्या वियोजित या आयनित, वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, उसे ही, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वीक एसिड, से ही दुर्बल अम्ल, ठीक है, उसे ही वीक एसिड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वीक एसिड। अब आइए इसकी अगर एग्जाम्पल में हम बात करें, तो इसका एग्जाम्पल ब्लैक पेन यहाँ पे है, उसका एग्जाम्पल में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे HCN, और हाँ ये इम्पॉर्टेंट है CH3COOH और HCOOH, और इसी प्रकार से कई हम कंपाउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया HCN CH3 COOH HCOOH, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वीक एसिड हो गए, जो कि जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। अब हम लोग यहाँ पे इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दें, जो जल में क्या होते नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, या आयनित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उससे ही हम लोग सिंपली कहते हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एसिड के बारे में लगभग समझ चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करते हैं अम्ल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, अम्लों के भौतिक गुण, ठीक है, यही हमारा लास्ट टॉपिक है, अम्लों के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मिनट, थोड़ा इसको हम और अच्छा दिखेगा आपको, ये हो गया, ठीक है। अम्लों के हम क्या पढ़ेंगे अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूँ, अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, भौतिक गुण में इसके क्या आता है, पहला है, एक दो गुण जानेंगे, ठीक है। पहला है हमारा कि अम्ल जो होते हैं ना, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स स्वाद में खट्टे होते एसिड्स स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा गुण क्या है कि एसिड्स जल में क्या होते हैं बेटा, जल में
विलय होते हैं, ठीक है ना। जो एसिड्स हैं, अम्ल हैं, वह क्या जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है। अब एक बात और है, तीसरा, जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अभी हमने वहाँ पर बताया आपको। तो एसिड्स नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं बच्चों, लाल कर देते हैं, ठीक है। ये रही। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चौथा एक और एग्जांपल ले लें, अम्लों की प्रकृति, ठीक है। अम्लों की प्रकृति, जो इसका नेचर होता है वह संक्षारक, क्या होता है, संक्षारक होती है, संक्षारक होती है, ठीक है। इनकी क्रिया से, इनकी, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इनकी क्रिया से लकड़ी कागज, एक मिनट मैं इस ट्रेंड को थोड़ा सा और नीचे कर दूँ, हाँ, लकड़ी से, लकड़ी, कागज, या कह सकते हैं त्वचा, हाँ, ह्यूमन का कोई भी अंग, त्वचा आदि क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं, आइए उसको हम आपको बता सकते हैं। फिर इसके बाद यहीं पर हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अम्लों की प्रकृति जो होती है वह संक्षारक होती है इनकी क्रिया से, यानी अम्लों का जो प्रकृति नेचुरली उसका जो नेचर होता है ना वो संक्षारक होता है। और कैसे संक्षारक होता है, इनकी जो क्रिया है, मतलब कि जैसे कि हमारा कोई पेंट वेंट है, ठीक है, या कुछ भी है, अपने हम यहाँ पर बताया लकड़ी, कागज़, त्वचा, कोई भी चीज़, बहुत आदि सभी प्रकार की चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपली आप लोग समझते होंगे कि मान लीजिए कोई कपड़ा है ना, तो उस पर जो बैटरी का एसिड रहता है वो एसिड ही होता है जो बैटरी में पड़ा रहता है, जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं ना। तो उसका अगर पानी मान लीजिए छलक के उसकी पैंट पर एक बार गिर जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, वह 3 से 4 दिन, मतलब 1 हफ्ता के अंदर अंदर वह धीरे धीरे उतनी दूरी को क्या कर लेता है, उतनी दूरी को डिसकलर कर लेता है। यानी पहले उसके कलर जो होते हैं उसको, मतलब उसको संसार वो कमज़ोर कर देता है उतने दूर। वो जो हमारा क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है ना, उसको उतना दूर में क्या कर देता है, उतने दूर में स्टूडेंट्स उसको बहुत ही वीक कर देता है और डिसकलर कर देता है। तो सिंपली धीरे धीरे जब हम लोग पहनते हैं वहाँ से हमारा जो कपड़ा है फटने लगता है। तो सिंपली वही यहाँ पर बोला गया, अगर त्वचा पर गिर जाए तो यहाँ पर चमड़ा निकल जाता है। आप लोग समझते होंगे, जान चुके हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं तक हम लोग रहने देते हैं अम्लों की भौतिक गुण तक। अब हम लोग अम्ल के जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और फिर उसके बाद सिंपली हम लोग चलेंगे बेसिस पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स के पास देने के लिए फीस नहीं है वह भी आसानी के साथ स्टडी कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।